आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम गुप्त काल का अध्ययन कर रहे हैं और गुप्त काल में आज हम एक तो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था और एक गुप्तकालीन सामाजिक जीवन का अध्ययन करेंगे। आज हम दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासन कैसा है, प्रांतीय प्रशासन कैसा था और ग्रामीण प्रशासन कैसा है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा सामाजिक जीवन, सामाजिक स्थिति कैसी थी, किस प्रकार वर्ण व्यवस्था थी, समाज कितने भागों में विभाजित था, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, दासों का उल्लेख है या नहीं है, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में भी केंद्रीय प्रशासन। यदि हम केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो केंद्रीय प्रशासन में राजा ही सर्वोच्च हुआ करता था, यानी शासन का केंद्र बिंदु सम्राट स्वयं होता था। वह अपने स्वयं के विवेक के आधार पर मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता था, अमात्यों की नियुक्ति करता था। इसी प्रकार यहाँ भूमि अनुदान का वृद्ध रूप देखने को मिलेगा। यद्यपि जो भूमि अनुदान की जो प्रक्रिया है वो 7 वाहनों के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन इस काल में, गुप्त काल में और गुप्तोत्तर काल में आपको भूमि अनुदान की जो परंपरा है वो विशाल मात्रा में दिखाई देने लगेगी। इसी प्रकार यहाँ के जो राजा थे, परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज आदि उपाधियाँ धारण करते थे। यहाँ के राजाओं की सबसे बड़ी विशेषता थी, इन्होंने पड़ोसी राजाओं पर विजय प्राप्त की, लेकिन उन्हें अपने साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनाया, यहाँ की जो व्यवस्था है उसे विकेंद्रीकरण व्यवस्था कहा जाता है। जिस प्रकार मौर्य काल में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी, इसी प्रकार गुप्त काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति होगी। सामंतवाद को यहाँ बढ़ावा देखने को मिलेगा, भूमि अनुदान की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो पहले कुछ सामान्य जो बिंदु हैं उनको नोट करेंगे। उसके बाद यहाँ की जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो केंद्रीय प्रशासन से संबंधित जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए पहला बिंदु लेते हैं हम, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। पहला जो बिंदु है अपना वो है गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। अब इस प्रशासनिक व्यवस्था में हम सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन, इसमें पहला बिंदु है आपका केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो शासन का मुख्य केंद्र बिंदु सम्राट होता था। एक यहाँ राजतंत्रात्मक वंशानुगत व्यवस्था थी। कुछ बिंदु हैं उनको देखिए। राजतंत्रात्मक वंशानुगत व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक वंशानुगत व्यवस्था थी। शासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। शासन का केंद्र बिंदु सम्राट होता था और जो राजा की देवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो धीरे धीरे लुप्त होने लगा था, अपनी प्रतिष्ठा खोने लगा था। तो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, प्रतिष्ठा खोने लगा। तो एक तो सबसे पहले हम बात करें, राजतंत्रात्मक वंशानुगत व्यवस्था है, शासन का केंद्र बिंदु सम्राट है, देवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत था वो धीरे धीरे इस काल में आकर के अपनी प्रतिष्ठा खोने लगा था। राजा की कुछ उपाधियां हैं, देखिए राजा कुछ उपाधियां धारण करता था। परमेश्वर,
परम भट्टारक और महाराजाधिराज, यानी ये राजाओं के द्वारा उपाधियां धारण की गई, परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि अनुदान दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि अनुदान दिए गए। जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्हें वेतन के बदले में भूमि अनुदान दिए गए। इससे सामंतवाद को बढ़ावा मिला। इस प्रकार सामंतवाद को बढ़ावा मिला। सामंतवाद को बढ़ावा मिला। तो यहाँ जो शासन की प्रवृत्ति है वो केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति हो जाती है। शासन की प्रवृत्ति केंद्रीयकरण की जो प्रवृत्ति है वो हमें मुख्य रूप से देखने को मिलेगी मौर्य काल में। तो केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की हो गई। शासन की जो प्रवृत्ति है, ध्यान रखना है, केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की हो गई। इसी प्रकार पराजित राज्यों को शासन का अंग नहीं बनाया जाता था, बल्कि उनसे धन या उपहार लिया जाता था। धन या उपहार लिया जाता था, कर के रूप में लिया जाता था, उपहार के रूप में और उपाधियों के रूप में। इस प्रकार से अर्थात यहाँ जो गुप्तकालीन राजा हैं उन्होंने राज्यों को जीतने के बाद उन्हें अपने शासन का केंद्र नहीं बनाया, उनसे उपहार कर वगैरह लेकर के उन्हें वापस छोड़ देते थे। इस प्रकार आगे यदि हम बात करें, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था कुमारामात्य। कुमारामात्य ये सबसे बड़े अधिकारी होते थे। सबसे बड़े अधिकारी होते थे। इनकी नियुक्ति सम्राट करता था। सम्राट नियुक्ति करता था। सम्राट इनकी नियुक्ति करता था। तो सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो कहलाता था कुमारामात्य और सम्राट इनकी नियुक्ति करता था। इसके बाद देखिए, इस काल में इस काल की एक तो विशेषता क्या थी, जो पद थे वो वंशानुगत हो गए। जिन भी अधिकारियों को जो पद दिए जाते थे, पद वंशानुगत हो गए। एक तो ये विशेषता थी। और नंबर 2, एक ही व्यक्ति को या एक ही अधिकारी को एक से अधिक कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता था या प्रभारी के रूप में नियुक्त कर दिया जाता था। एक से अधिक विभाग दे दिए जाते थे। तो नंबर 1 पद वंशानुगत हो गए। नंबर 2
एक अधिकारी को एक से अधिक विभाग दिए जाते थे। एक तो पद वंशानुगत है और एक ही अधिकारी को एक से अधिक विभाग दिए जाते थे। इसी प्रकार प्रशासनिक सहायता के लिए राजा होते थे। राजा प्रशासनिक सहायता के लिए मंत्रियों व अमात्यों की नियुक्ति की जाती थी। वह की जाती थी। प्रशासनिक सहायता के लिए मंत्रियों और अमात्यों की नियुक्ति की जाती थी। कालिदास और कामंदक ने मंत्री परिषद का उल्लेख किया है। कालिदास व कामंदक ने मंत्री परिषद का उल्लेख किया है। और राजा जो प्रशासन का संचालन करता था उसमें युवराज मंत्री परिषद की सहायता ली जाती थी। प्रशासन के कार्यों में मंत्री परिषद, युवराज आदि की सहायता ली जाती थी। तो कुछ सामान्य बिंदु हैं, सामान्य फैक्ट हैं। एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, साथ साथ एक दो लाइनों को क्लियर करेंगे। तो एक बार दोबारा देखिए, जो केंद्रीय प्रशासन है राजतंत्रात्मक वंशानुगत व्यवस्था थी। शासन का केंद्र बिंदु सम्राट होता था। देवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है प्रतिष्ठक होने लगा। राजा कुछ उपाधियां धारण करते थे, परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज। प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन के बदले में भूमि अनुदान दिए गए। इस प्रकार किसको बढ़ावा मिलता है? सामंतवाद को बढ़ावा मिलता है। शासन की जो प्रवृत्ति थी केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति थी वो मौर्य काल में थी। तो केंद्रीकरण के स्थान पर किस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलेगी? विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। पराजित राज्यों को शासन का अंग नहीं बनाया जाता था, बल्कि उनसे धन या उपहार या कर ले लिया जाता था। कुमारामात्य सबसे बड़े अधिकारी होते थे, सम्राट इनकी नियुक्ति करता था। इस काल में पद वंशानुगत हो जाते हैं और एक अधिकारी को एक से अधिक विभागों का प्रभारी नियुक्त किया जाता था। प्रशासनिक सहायता के लिए मंत्रियों व अमात्यों की नियुक्ति की जाती थी। इसी प्रकार कालिदास और कामंदक ने मंत्री परिषद का उल्लेख किया है और प्रशासन के कार्यों में मंत्री परिषद, युवराज आदि की सहायता ली जाती थी। तो एक सामान्य कंसेप्ट हुआ आपका। इसके बाद हम बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन में कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी होते थे, कौन से प्रशासनिक अधिकारी थे, उनसे संबंधित जो भी बातें हैं उनका अध्ययन करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रशासनिक अधिकारी, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। तो अधिकारी कौन कौन से हैं, क्या क्या उनके कार्य थे, उनका अध्ययन करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी तो कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी हैं देखिए। नंबर 1 कुमारामात्य। पहला प्रशासनिक अधिकारी है कुमारामात्य। तो ये सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी था। सर्वोच्च
प्रशासनिक अधिकारी। कुमारामात्य सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। इसके बाद नंबर 2 महासंधि विग्रहिक। महासंधि विग्रहिक ये युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था। महासंधि विग्रहिक ये युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था। इसके बाद महाबलाधिकृत। इसके बाद तीसरा है महाबलाधिकृत, ये मुख्य सेनापति होता था। मुख्य सेनापति। महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत कौन होता था? मुख्य सेनापति। इसके बाद नंबर 4 महादंडनायक। ये मुख्य न्यायाधीश होता था। ये मुख्य न्यायाधीश होता था। मुख्य न्यायाधीश। महादंडनायक कौन होता था? मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद है महाअक्षपटलिक। महाअक्षपटलिक आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता था? आय व्यय का लेखा जोखा रखना। इसके बाद है महाभांडागाराधिकृत। महाभांडागाराधिकृत। महाभांडागाराधिकृत और ये आपका राजकोष का प्रधान अधिकारी होता था। राजकोष का प्रधान अधिकारी। राजकोष का प्रधान अधिकारी को क्या कहलाता था? महाभांडागाराधिकृत। इसके बाद एक बार हम डिटेल से इनको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। महाप्रतिहार। ये राजमहलों की सुरक्षा का मुख्य अधिकारी होता था। राजमहल की सुरक्षा करने वाला मुख्य अधिकारी। राजमहल की सुरक्षा करने वाला मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? महाप्रतिहार। रणभांडागाराधिकृत या रणभांडागारिक। रणभांडागारिक ये हथियारों से संबंधित होता था। हथियारों के कारखानों का प्रमुख। हथियारों के कारखानों का प्रमुख होता था। रणभांडागारी कौन होता था? हथियारों के कारखानों का प्रमुख और सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति भी यही करता था। सेना की
आवश्यकताओं की पूर्ति करना। सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य भी कौन करता था? रणभांडागारिक। इसके बाद एक आता है आपका दुर्वाधिकरण। दुर्वाधिकरण नंबर 9, दुर्वाधिकरण। ये दुर्वाधिकरण होता था राजस्व विभाग का प्रमुख। राजस्व विभाग का प्रमुख। तो ये 8 अधिकारियों का अध्ययन हमने कर लिया है। कुमारामात्य सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, महासंधि विग्रह की युद्ध एवं शांति का मंत्री, महाबलाधिकृत मुख्य सेनापति, महादंड नायक मुख्य न्यायाधीश, महाअक्ष पटलिक आय व्यय का लेखा जोखा रखना, भांडागाराधिकृत राजकोष का प्रधान अधिकारी, महाप्रतिहार राजमहल की सुरक्षा करने वाला मुख्य अधिकारी, रण भांडागारिक हथियारों के कारखानों का प्रमुख, सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ध्रुवाधिकरण ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। इसके बाद देखिए दंडपाशिक। ये प्रमुख पुलिस अधिकारी होता था। प्रमुख पुलिस अधिकारी। ये प्रमुख पुलिस अधिकारी होता था। इसके बाद देखिए पुरपाल, ये नगर का अधिकारी होता था। पुरपाल ये नगर अधिकारी होता था। इसके बाद गोलमिक, गोलमिक गोलमिक ये वन अधिकारी होता था। इसके बाद है सोलमिक, ये सीमा शुल्क अधिकारी होता था। सोलमिक सीमा शुल्क अधिकारी। सीमा शुल्क अधिकारी। एक होता था प्रतिहार, प्रतिहार राजा के अंतःपुर का रक्षक। अंतःपुर का रक्षक। एक है कर्णिक, ये लिपिक होता था। कर्णिक लिपिक होता था। पुस्तपाल, पुस्तपाल ये भूमि का लेखा जोखा रखने का कार्य करता था। भूमि का लेखा जोखा रखना। तो ये गुप्तकालीन कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं। आप एक दो बार इनको रिवाइज कीजिए, याद हो जाएंगे। जैसे इनका हम रिवाइज कर चुके हैं, एक दो बार आप इनको रिवाइज कीजिए। दंडपाशिक पुलिस अधिकारी, प्रमुख जो पुलिस अधिकारी होता था वो दंडपाशिक कहलाता था। जबकि देखिए यहाँ ये जो आपका महादंड नायक है ये मुख्य न्यायाधीश है, ये महादंड नायक है, ये दंडपाशिक है। पुरपाल नगर अधिकारी, गोलमिक वन अधिकारी, सोलमिक सीमा शुल्क अधिकारी, सोलमिक सीमा शुल्क अधिकारी, प्रतिहार अंतःपुर का रक्षक। अंतःपुर का रक्षक क्या कहलाता था? प्रतिहार। कर्णिक लिपिक, पुस्तपाल भूमि का लेखा जोखा रखने का कार्य कौन करता था? पुस्तपाल। तो ये गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी हैं। एक दो बार आप इनका रिवाइज कीजिए, इन सभी को आप नोट कर लीजिए, याद हो जाएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद देखिए दोस्तों, गुप्तकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें कुछ बिंदु हैं। प्रांतीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन का हमने अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। तो प्रांत को कहा जाता था भुगती, भोग, अवनी अथवा प्रदेश। प्रांत को किन किन नामों से जाना जाता था? भुगती, भोग, अवनी, प्रदेश। और जो प्रांत का प्रधान अधिकारी होता था उसे कहा जाता था भौमिक, भोगपति, गोप्ता, उपरिक या प्रांतपति। प्रांत का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे भौमिक, भोगपति, गोप्ता, उपरिक, प्रांतपति के नाम से जाना जाता था। इसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। प्रांतपति की जो नियुक्ति है वो सम्राट द्वारा की जाती थी। और इसका जो सहायक होता था वो होता था कुमारामात्य। इसके सहायक के रूप में कार्य कौन करता था? कुमारामात्य। तो केंद्र के बाद प्रांतीय प्रशासन, प्रांतों को किन किन नामों से जाना जाता है? भुगती, भोग, अवनी, प्रदेश। प्रधान अधिकारी को भौमिक, भोगपति, गोप्ता, उपरिक, प्रांतपति कहा जाता है, नियुक्ति सम्राट के द्वारा। और कुमारामात्य इनका सहायक होता था। जिला प्रशासन, जिला को कहा जाता था विषय। जिला को क्या कहा जाता था? विषय। प्रमुख अधिकारी विषयपति, मुख्यालय को अधिष्ठान और कार्यालय को अधिकरण कहा जाता था। और एक शब्द आता है विषय महत्तर। विषय महत्तर क्या होता था? विषयपति को परामर्श देने हेतु एक समिति होती थी। विषयपति को परामर्श देने हेतु एक समिति होती थी। इसके सदस्य विषय महत्तर कहलाते थे। इसके सदस्य क्या कहलाते थे? विषय महत्तर। तो केंद्रीय, प्रांतीय, जिला। तो जिला को किस नाम से ध्यान रखना है? गुप्त काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था? विषय के नाम से जाना जाता था। इसका प्रधान अधिकारी विषयपति कहलाया, इसका मुख्यालय अधिष्ठान, कार्यालय अधिकरण कहलाया। विषय महत्तर, विषयपति को परामर्श देने हेतु एक समिति होती थी। विषयपति को परामर्श देने हेतु एक समिति होती थी और इसके सदस्य विषय महत्तर कहलाते थे। एक शब्द आता है वीथी अथवा नगर, यानी जिले के बाद नगर, वीथी अथवा नगर। और इसका प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? पुरपाल। इसका प्रमुख अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? पुरपाल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम बात करें ग्राम प्रशासन की। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, एक शब्द है पैठ। पैठ शब्द है ग्राम समूह की छोटी छोटी जो इकाइयां होती हैं या अनेक ग्रामों का जो समूह है उसे पैठ कहा गया। अनेक ग्रामों का जो समूह है उसे पैठ कहा गया। और ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। तो ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई पैठ, ग्राम समूह की छोटी इकाइयाँ अथवा अनेक ग्रामों का जो समूह होता था उसे पैठ कहा जाता था। ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक। सैन्य प्रशासन की यदि हम बात करें तो सैन्य प्रशासन में राजा के पास स्थायी सेना होती थी। राजा के पास स्थायी सेना थी। सेना के 4 अंग थे, पैदल, रथ, अश्वारोही और गज। पैदल, रथ, अश्वारोही और गज। तो सैन्य प्रशासन की यदि हम बात करें, राजा के पास स्थायी सेना होती थी। सेना के 4 अंग थे, पैदल, रथ, अश्वारोही और गज। बलाधिकरण, सेना का जो कार्यालय होता था उसे बलाधिकरण कहा जाता था। सेना का जो कार्यालय होता था उसे बलाधिकरण कहा जाता था। महाबलाधिकृत, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। रण भांडागारिक, सेना की व्यवस्था करने वाला। चोरोदर्णिक, चोर पकड़ने वाला। भट्टा अश्वपति, घुड़सवार सेना का प्रमुख। महापीलुपति, हाथी सेना का प्रमुख। और अटासवपति, अश्वारोही सेना का प्रमुख कहलाता था। तो सैन्य प्रशासन स्थायी सेना है, 4 अंग हैं, पैदल, रथ, अश्वारोही, गज। बलाधिकरण, सेना का कार्यालय। सेना के कार्यालय को क्या कहा जाता था? बलाधिकरण। सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? महाबलाधिकृत। सेना की व्यवस्था करने वाला रण भांडागारिक, चोर पकड़ने वाला चोरोदर्णिक, घुड़सवार सेना का प्रमुख भट्टासवपति,
हाथी सेना का प्रमुख महापीलुपति, अश्वारोही सेना का प्रमुख अटासवपति के नाम से जाना जाता था। तो प्रांतीय प्रशासन प्रांतों को भुगती भोग अवनी प्रदेश, भुगती भोग अवनी प्रदेश कहा जाता था। इसका प्रधान अधिकारी भौमिक भोगपति गोप्ता उपरिक्त प्रांतपति नियुक्ति सम्राट के द्वारा, और इसकी सहायता कौन करता था? कुमारामात्य। प्रांत के बाद जिला, जिले को विषय, इसका प्रधान अधिकारी विषयपति, मुख्यालय अधिष्ठान, कार्यालय अधिकरण कहलाता था। विषय महतर, विषयपति को परामर्श देने हेतु एक समिति होती थी, विषयपति को परामर्श देने हेतु एक समिति होती थी। इसके जो सदस्य होते थे, इन सदस्यों को विषय महतर कहा जाता था। इसके बाद है वीथी अथवा नगर, इसका प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? पुरपाल। ग्राम प्रशासन, ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। पैठ, ग्राम समूह की छोटी इकाइयाँ, अनेक ग्रामों का समूह अथवा अनेक ग्रामों का समूह। और ग्राम सभा का जो मुखिया होता था वो ग्रामिक कहलाता था, ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित पहला बिंदु हुआ। इसके बाद हम अगले बिंदु पे चर्चा करेंगे और वो पार्ट होगा अपना यहाँ का सामाजिक जीवन, गुप्तकालीन सामाजिक जीवन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन सामाजिक जीवन, गुप्तकालीन सामाजिक जीवन। देखिए, यदि हम सामाजिक जीवन की बात करें तो जो समाज था वो चतुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। यानी इस समय चतुर्वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, और जो वर्णों का आधार है, वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो कर्म न होकर जन्म था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस काल में वर्ण व्यवस्था और जटिल हो गई थी, वर्ण व्यवस्था और जटिल हो गई थी। यद्यपि इस काल में शूद्रों की स्थिति में हमें सुधार देखने को मिलेगा, जबकि वैश्यों की स्थिति में गिरावट देखने को मिलेगी। जैसे हेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है, हेनसांग ने शूद्रों को कृषक बताया है। इसी प्रकार ब्राह्मणों का समाज में सर्वोच्च स्थान था, इसीलिए ब्राह्मणों को सबसे कम दंड मिलता था, शूद्रों का निम्न स्थान था। लेकिन फिर भी शूद्रों की स्थिति में यहाँ हमें थोड़ी एक उन्नति देखने को मिलेगी, यानी सुधार देखने को मिलेगा। तो सामाजिक जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, एक तो समाज चतुर्वर्ण व्यवस्था में विभाजित था, समाज चतुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, और वर्णों का जो आधार था कर्म न होकर, यानी एक तो वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी, वर्णों का जो आधार था वो कर्म न होकर जन्म था। वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म था। यहाँ वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? जन्म। ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान होता था, समाज में ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। वराह मिहिर ने चारों वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियों का उल्लेख किया है। वराह मिहिर ने चारों वर्णों के लिए अलग अलग
बस्तियों का उल्लेख किया है, अलग अलग बस्तियों का उल्लेख किया है। जैसे ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण के जो मकान है उसमें 5 कमरे होंगे। क्षत्रिय 4 कमरे, वैश्य 3 और शूद्र 2। तो वराहमिहिर ने इन चारों वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियों का उल्लेख किया है। और जैसे भवनों की बात करें, ब्राह्मण के जो मकान होंगे उसमें 5 कमरे होंगे, क्षत्रिय 4, वैश्य 3 और शूद्र 2। इसी प्रकार यदि हम बात करें न्याय भी वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। न्याय किया जाता था, वो भी किस पर आधारित था? वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। दंड व्यवस्था भी वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। दंड व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि शूद्रों को सर्वाधिक दंड दिया जाता था। जो सर्वाधिक दंड है वो शूद्रों को दिया जाता था। सर्वाधिक दंड दिया जाता था। सर्वाधिक जो दंड था वो किसे दिया जाता था? शूद्रों को। इसी प्रकार नारद स्मृति में एक उल्लेख मिलता है कि चोरी करने पर सबसे ज़्यादा जो अपराधी है वो ब्राह्मण को माना जाएगा। यानी चोरी करने पर शूद्र को इतना अपराधी नहीं माना जाएगा जितना ब्राह्मण को माना जाएगा, नारद स्मृति के अनुसार। नारद स्मृति में हमें क्या मिलता है? उल्लेख क्या मिलता है? चोरी करने पर ब्राह्मण का अपराध सबसे अधिक समझा जाएगा। सबसे अधिक समझा जाएगा। यानी इतना होने के बावजूद भी शूद्रों की जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ और वैश्यों की स्थिति में गिरावट देखने को मिलेगी। तो शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ, ये कृषि कार्य करने लगे। हेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है, ध्यान रखना है। हेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। शूद्रों को कृषक कहा। इस काल में वैश्यों की स्थिति में गिरावट देखने को मिलेगी। वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई। शूद्रों की स्थिति में सुधार देखने को मिलता है। इसी प्रकार इस काल में सर्वप्रथम चांडालों का उल्लेख मिलता है। हाइयान के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम चांडालों का उल्लेख मिलता है
हम इसकी चर्चा कर भी चुके हैं, जिसका उल्लेख किसने किया है? फाहियान ने। यानी इसके बारे में कहा जाता था, फाहियान ने लिखा था कि इन्हें नगर से बाहर रहना पड़ता था। जब ये नगर में प्रवेश करते थे तो ढोल आदि बजाए जाते थे, उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। विभिन्न वर्ण संकर जातियों का अस्तित्व था। वर्ण संकर जातियों का अस्तित्व था। यहाँ दास प्रथा भी थी, यहाँ दास प्रथा भी थी, जिसका उल्लेख नारद करता है। नारद के अनुसार दास प्रथा थी। नारद के अनुसार यहाँ दास प्रथा थी। याज्ञवल्क्य ने एक कायस्थ नामक जाति का उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य ने एक खेती हर जाति थी, इसका उल्लेख किया है। कायस्थ जाति का उल्लेख किया है। सर्वप्रथम कायस्थ जाति जो का उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य ने यहाँ कायस्थ नामक एक जाति का उल्लेख किया जो खेती हर जाति है। तो कुछ सामान्य चर्चा है सामाजिक जीवन से संबंधित। एक बार पुनः देखिए आप, समाज चतुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी। वर्ण व्यवस्था का आधार यहाँ जन्म हो गया है। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? जन्म। ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। वरामिहिर चारों वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियों का उल्लेख करता है। ब्राह्मण के जो मकान है उसमें 5 कमरे होंगे, क्षत्रिय 4, वैश्य 3 और शूद्र 2। न्याय वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। दंड व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सर्वाधिक जो दंड है वो शूद्रों को दिया गया। ब्राह्मणों का समाज में सर्वोच्च स्थान था। लेकिन नारद स्मृति में उल्लेख है कि चोरी करने पर ब्राह्मण का अपराध सबसे अधिक समझा जाएगा। शूद्र के बजाय सबसे अधिक किसका समझा जाएगा? ब्राह्मण का। शूद्रों की स्थिति में सुधार, ये कृषि कार्य करने लगे। हेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई। सर्वप्रथम चांडालों का उल्लेख फाहियान करता है। विभिन्न वर्ण संकर जातियों का अस्तित्व था। नारद के अनुसार दास प्रथा थी। याज्ञवल्क्य ने सर्वप्रथम कायस्थ जाति जो एक खेती हर जाति थी इसका उल्लेख किया है। अब सामाजिक जीवन में एक पार्ट हमें और पढ़ना है, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी इस काल में, स्त्रियों की स्थिति कैसी है, उसके बाद ये पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति देखिए। स्त्रियों की स्थिति, एक तो इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है क्योंकि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो हम एक एक बिंदु पे चर्चा करते हैं। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। याद कीजिए, इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ के जो नाटक हैं उन नाटकों में शूद्र और जो स्त्री है वो प्राकृत भाषा में बोलते हैं। शूद्र और जो स्त्री है वो प्राकृत भाषा में, बाकी अन्य संस्कृत भाषा में बोलते हैं। इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। तो स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, शिक्षा से इन्हें वंचित रखा गया। इसी प्रकार बाल विवाह यानी 12 से
13 वर्ष की आयु में वह पर्दा प्रथा का प्रचलन था और उच्च जातियों में विधवा विवाह को हीन भावना से देखा जाता था या बुरा माना जाता था। उच्च जातियों में विधवा विवाह को हीन माना गया। विवाह के 8 प्रकार प्रचलित थे। अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित थे। विवाह के 8 प्रकार प्रचलित। इसी प्रकार अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित थे। इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, विवाह के प्रकारों के बारे में। इसी प्रकार नियोग प्रथा समाप्त होने लगी थी। इस काल में नियोग प्रथा समाप्त होने लगी थी और हमें सर्वप्रथम ऐरण अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो इस काल में हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इसकी चर्चा कर चुके हैं हम। ऐरण अभिलेख में जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार मंदिर में देवदासियां रखने का प्रचलन था। मंदिरों में देवदासियां रखने का प्रचलन था। कालिदास ने उज्जैन के महाकाल के मंदिर में देवदासियों का उल्लेख किया है। कालिदास ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासियों का उल्लेख किया है। वैश्यावृत्ति प्रचलित थी। इस समय वैश्यावृत्ति प्रचलित थी और वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। गणिका। और जो वात्सायन का काम सूत्र है, काम सूत्र में गणिकाओं के प्रशिक्षण का उल्लेख मिलता है। काम सूत्र में गणिकाओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार एक शब्द आता है कुट्टिनी, जो वृद्ध वेश्याएं थी। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टिनी कहा जाता था। कुट्टिनी। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टिनी कहा जाता था। तो वृद्ध वेश्याओं को किस नाम से जाना जाता था? कुट्टिनी के नाम से जाना जाता था। यद्यपि स्त्रियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात है, पुत्र के न होने पर उन्हें संपत्ति का अधिकार था।
न होने पर संपत्ति का अधिकार था। पुत्र के न होने पर, अगर पुत्र नहीं है तो संपत्ति का अधिकार था। इसी प्रकार कात्यायन एवं नारद के अनुसार कन्या भी अपने पिता की संपत्ति में अधिकारिणी है। कात्यायन व नारद, इन दोनों के अनुसार कन्या को या कन्या भी अपने पिता के संपत्ति की अधिकारिणी है। अधिकारिणी है। तो इस समाज में स्त्रियों की स्थिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आप इन बिंदुओं को एक बार देख लीजिए। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, शिक्षा से उन्हें वंचित रखा है, क्योंकि हम चर्चा कर चुके हैं कि शूद्र और जो स्त्रियां थी वो प्राकृत भाषा में बोलते हैं। शूद्र और स्त्रियां प्राकृत भाषा में बोलते हैं और उच्च वर्ण के जो लोग हैं वो संस्कृत भाषा में बोलते थे। बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन है इस काल में। बाल विवाह तो गिरावट, शिक्षा से वंचित, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, उच्च जातियों में विधवा विवाह को हीन माना गया। विवाह के 8 प्रकार प्रचलित थे। अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। नियोग प्रथा समाप्त होने लगी थी। नियोग प्रथा इस काल में समाप्त होने लगी। सती प्रथा की जानकारी मिलती है, महत्वपूर्ण बिंदु है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। मंदिर में देवदासियां रखने का प्रचलन था। कालिदास उल्लेख करते हैं, जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है उसमें देवदासियां रखी जाती थी, इसका उल्लेख करते हैं कालिदास। वैश्यावृत्ति का प्रचलन था जिसे गणिका कहा जाता था। और कामसूत्र जो रचना है उसमें गणिकाओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का उल्लेख मिलता है। कुट्टिनी, एक शब्द है कुट्टिनी, जो वृद्ध वेश्याएं होती थी उन्हें कुट्टिनी कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टिनी कहा जाता था। पुत्र के न होने पर संपत्ति का अधिकार था, यानी अगर पुत्र नहीं है, पुत्र की मृत्यु हो चुकी है या पुत्र नहीं है तो महिला को संपत्ति का अधिकार था। जबकि कात्यायन एवं नारद ने कन्या को भी, या इनके अनुसार कन्या भी अपने पिता की संपत्ति की अधिकारिणी है। तो ये था आपका गुप्त काल का एक पार्ट, सामाजिक जीवन। इससे पहले हमने बात की गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। अब अगला जो बिंदु होगा वो होगा यहाँ की अर्थव्यवस्था। अगला जो पार्ट होगा यहाँ की अर्थव्यवस्था। लगान दर किस प्रकार की थी, भूमि किस प्रकार की थी, भूमि के प्रकार कितने थे, कि कौन कौन से कर लिए जाते थे, किस प्रकार का व्यापार वाणिज्य था, उन सभी बातों से संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।